नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ प्रीवियस ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसी कड़ी में अपन इसके साथ अपने जर्मन और इससे पहले के जो भी टॉपिक्स अपन ने पढ़े हैं वो सारे रिवाइज हो जाएंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसको खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे वीडियो को पॉज करके, और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। लैंडसाफट-कुंडे शब्द दिया था, तो ये आपको नोट्स में करा हुआ क्वेश्चन है डायरेक्ट। लैंडसाफट-कुंडे जो शब्द है वो किसने दिया था? वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से अटेम्प्ट कीजिए। लैंडसाफट-कुंडे जो शब्द है वो हेटनर ने दिया था। इससे पहले रिच्टहोफेन ने भी इस पे वर्क किया था। और ये जो जर्मन टर्मिनोलॉजी है इनको आपको ध्यान में रखना है। और रिटर्न ने अर्ड-कुंडे शब्द दिया था, हेटनर ने लैंडसाफट-कुंडे शब्द दिया था। और पेस्टल जो है उनकी मैगजीन थी दास आइसलैंड। और रिच्टहोफेन ने भी ओरलिंगस्टेन, लैंडसाफट, अर्डटेल ये वाले शब्द दिए थे जिनका अलग होता है मेसोस्तर, माइक्रोस्तर, नैनोस्तर, ऐसे करके इन्होंने भी कुछ सारे शब्द दिए थे। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है नोट्स में से, लैंडसाफट-कुंडे शब्द है वो हेटनर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान अवस्थितियाँ जो हैं इसका आप टिक कर लो, हेटनर है इसका आंसर। और समान अवस्थितियाँ समान जीवन पद्धति की ओर लिख कर जाती हैं, यह कथन किसका है? अटेम्प्ट कीजिए। लेवेंसरम की कंसेप्ट जो है वो दी थी रेटजेल ने। लेवेंसरम या लाइफस्टाइल की जो कंसेप्ट है वो दी थी रेटजेल ने। तो ये भी क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि जो समान अवस्थितियाँ हैं उनमें जो जीवन पद्धति है, जो लाइफस्टाइल है वो सेम होगी। तो ये कथन हो जाएगा रेटजेल का। रिटर का जो है, रिटर ने भी प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था 4 भागों में। और हम्बोल्ट ने भी बताया था कि कोई भी प्रजाति है वो हीन या सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सभी का जो ओरिजिन है वो एक ही है। और ई से सैम्पुल है वो वातावरणीय नियतिवादी थी, और जो रेटजेल है उनकी शिष्या थी। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रेटजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिटर का वैज्ञानिक भूगोल विविधता में एकता संप्रत्यय पर आधारित था, ये असरेशन है। रीजन है इसका, पृथ्वी पर प्रेक्षित भौगोलिक प्रतिरूपों के अर्थों से संबंध रिटर के संप्रत्यय उद्देश्यवादी थे। ये कारण और कथन वाला क्वेश्चन है। तो आपको अटेम्प्ट करने का तरीका भी बताया था, क्योंकि अगर लगा के देखेंगे तो ये इसका एक्सप्लेनेशन होता है, या फिर अगर रीजन से स्टार्ट करें तो इसलिए लगा के देखें तो कथन आना चाहिए। तो चेक करते हैं इसको। रिटर का जो वैज्ञानिक भूगोल है वो विविधता में एकता। रिटर और जो हम्बोल्ट है दोनों ही दार्शनिक थे और आदर्शवादी कवि थे, आदर्शवादी ज्योग्राफर थे। तो आदर्शवादी का मतलब क्या होता है कि ये एक जो जैविक और अजैविक घटक है उनको समग्रता में देखते थे, और जो पृथ्वी पर जितने भी जैविक और अजैविक घटक हैं उनमें एकता का योग पाया जाता है, वो परस्पर अंतर संबंधित है, ऐसा इनका मानना था। तो ये बात सत्य है इनकी कि विविधता में एकता का बोध माना या फिर इन्होंने समझा। नेक्स्ट देखते हैं, रीजन को चेक करते हैं। पृथ्वी पर प्रेक्षित भौगोलिक प्रतिरूपों के अर्थों से संबद्ध रिटर के संप्रत्यय उद्देश्यवादी थे। हमने ये भी देखा था उस टाइम कि हम्बोल्ट जो थे वो अज्ञेयवादी थे, अज्ञेयवादी या एग्नोस्टिक ज्योग्राफर थे, जो ईश्वर है उसकी सत्ता में संशय रखते थे, अज्ञेयवादी थे। जबकि रिटर है उन्होंने जो भी प्रकृति की व्यवस्था थी, उसको ईश्वर को साक्ष्य पाया अपने सभी कार्यों में, और एक नियमबद्ध इन्होंने अध्ययन किया कि सब जो भी व्यवस्था है वो नियमबद्ध है, उसका कुछ न कुछ उसका नियामक है, कोई नियंत्रण करता भी है, तो उसके पीछे एक व्यवस्था है। तो इनके संप्रत्यय क्या थे? उद्देश्यवादी थे। ये भी डायरेक्ट अपन ने उस टाइम ये भी टेलियोलॉजिस्ट अप्रोच थी, इसके बारे में हमने बताया था कि जो भी व्यवस्था है, कारण है उसका, उसके पीछे एक नियम है, व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेडरिक रेटजेल मानव भूगोल के विकास में अकेले महानतम योगदान करता थे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें क्या हो जाएगा? ए भी करेक्ट है और आर भी करेक्ट है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट है। तो आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेडरिक रेटजेल जो हैं
मानव भूगोल के विकास में अकेले महानतम योगदानकर्ता रहे हैं। हमने देखा था कि जो फ्रेडरिक रेटजेल हैं उनको मानव भूगोल का पिता कहा था हमने, और राजनीतिक भूगोल का पिता भी कहा था। तो ये क्या है, महानतम योगदानकर्ता तो रहे हैं। नेक्स्ट रीजन को चेक करते हैं, क्योंकि उनके योगदान सांस्कृतिक मानव विज्ञानियों द्वारा अत्यधिक सम्मानित है। रेटजेल का जो वर्क है, लेवेंसरम का कंसेप्ट हो गया, और ये बहुत सम्मानित वर्क में माना जाता है। तो ये असेरेशन भी करेक्ट है, और रीजन भी करेक्ट है, और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। रेटजेल को मानव भूगोल का पिता भी कहा जाता है, राजनीतिक भूगोल का भी पिता कहा जाता है, और एंथ्रोपोजियोग्राफी इनकी बुक भी आई थी जो 2 भागों में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं अपने। भूगोल में अपवादवाद की नींव किसने डाली? एक्सेप्शनलिज्म जिसको बोल सकते हैं। भूगोल में अपवादवाद की नींव किसने डाली ये भी हमें पता होना चाहिए, और उसको किसने आगे बढ़ाया ये भी हम आगे देखेंगे, जो भी लेक्चर आएंगे अपने। तो देखते हैं, भूगोल में अपवादवाद की नींव है वो कांट ने डाली, और उसको कुर्ट शेफर ने आगे बढ़ाया। तो इसको ध्यान रखना, कुर्ट शेफर ने आगे बढ़ाया, अपवादवाद की नींव कांट ने डाली थी। हेटनर थे, इन्होंने एरियल डिफरेंशिएशन दिया, और एरियल डिफरेंशिएशन है वो अपवादवाद से किस प्रकार से संबंधित है उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और स्ट्रेबो जो है उन्होंने प्रादेशिक जो क्षेत्रवर्णी जो लेख हैं उनकी नींव डाली। क्षेत्रवर्णी निबंध लिखे थे स्ट्रेबो ने, प्रादेशिक भूगोलिता थे ये भी। तो अब हम समझते हैं कि जो अपवादवाद है या एक्सेप्शनलिज्म है वो क्या है। हेटनर ने एरियल डिफरेंशिएशन शब्द दिया था, और एरियल डिफरेंशिएशन क्या होता है कि किसी भी प्रदेश का अगर हमें अध्ययन करना है तो उसकी यूनिकनेस को ध्यान में रखकर हेटनर ने 1905 में भूगोल की परिभाषा प्रस्तुत की, जिसमें क्षेत्रीय विभिन्नता एरियल डिफरेंशिएशन शब्द का प्रयोग किया था। तो देख लिया हमने, एरियल डिफरेंशिएशन को ही अगर और आगे बढ़ाएंगे तो हम इसको अनूठापन कह सकते हैं, यूनिकनेस कह सकते हैं उस प्रदेश की, और इसको एक्सेप्शनलिज्म कैसे बोल सकते हैं कि जो अपवादवाद है उसका मतलब होता है कि अगर किसी स्थान का हमें अध्ययन करना है तो उसकी जो विशिष्ट जो बात है उसको लेकर, उसमें खास क्या है उसको लेकर उसका अध्ययन करना, न कि एक जनरलाइज व्यू है वो प्रदर्शित करना। तो एक्सेप्शनलिज्म में क्या हो जाएगा, जैसे हरियाणा और एमपी का हमें अध्ययन करना है, हरियाणा और एमपी, तो क्या करेंगे कि एमपी को अगर हमें डेवलप करना है तो उसको हम खनन जो क्षेत्र हैं उसके ऊपर काम करके, माइनिंग है उन पे काम करके कर सकते हैं, उद्योग इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं। और अगर हरियाणा में अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो एग्रीकल्चर पे बेस्ड अपन इसमें जो काम है वो कर सकते हैं। तो दोनों के लिए दोनों प्रदेश अलग अलग हो गए, और इनका जो अध्ययन करेंगे तो दोनों का जो डेवलपमेंट का जो क्षेत्र होगा वो दोनों का अलग अलग होगा। बट अगर हम इसी प्रकार से सभी प्रदेशों का अध्ययन करने लग जाएं, यूपी हरियाणा सबका अगर अनूठेपन के हिसाब से अगर अध्ययन करने लग जाएं तो हमारे पास कोई एक सामान्य नियम नहीं होगा, और सब बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा सिस्टम सबके लिए समझना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर उसका अध्ययन करेगा तो उसमें एक सब्जेक्टिव अप्रोच आ जाएगी, न कि एक समग्र ऑब्जेक्टिव सोच आएगी उसमें, तो सबकी सब्जेक्टिविटी आ जाएगी, और इसके लिए हम एक सामान्य नियम नहीं बना पाएंगे। तो इसका विरोध भी होता है, एक्सेप्शनलिज्म है या एरियल डिफरेंशिएशन क्षेत्रीय विभेदन जो है उसका विरोध भी इसी कारण होता है। तो इस क्यों होता है, क्योंकि एक सामान्य नियम नहीं है। अगर हमें यहाँ ट्रैफिक अगर हमें ट्रांसपोर्ट अगर डेवलप करना है तो हमें कुछ तो साधारण नियम बनाने होंगे, जो अगर हरियाणा में भी अगर ट्रैफिक या ट्रांसपोर्ट हमें करना है, अरेंज करना है, और एमपी में करना है, तो इनके लिए एक सामान्य नियम होना चाहिए ताकि इजी वे से हम उसको कन्वे कर पाएँ। तो आपको समझ में आया होगा ये एरियल डिफरेंशिएशन और एक्सेप्शनलिज्म है, जो अपवादवाद है वो किस प्रकार से संबंधित है। और इसको हार्टशॉन ने बहुत बढ़ावा दिया था क्षेत्रीय विभेदीकरण को, तो उसमें भी अपन इसकी व्याख्या पढ़ेंगे अच्छे से। कार्लोस हावर है, उन्होंने भी 1925 में इस पर काम किया था। तो क्षेत्रीय विभेदीकरण वाला जो है शब्द है, टर्मिनोलॉजी है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, अनूठापन भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं, रेटजेल के द्वारा, इसका आंसर हो जाएगा कांट। और नेक्स्ट है, रेटजेल के द्वारा एंथ्रोपोजियोग्राफी के सेकंड खंड में किस पर बल दिया गया। एंथ्रोपोजियोग्राफी जो बुक थी रेटजेल की, जो मानव भूगोल जो बुक थी एंथ्रोपोजियोग्राफी पर, उस पर क्या बताया गया उसमें कि मानव पर भौतिक वातावरण का क्या प्रभाव रहता है, वो इस बुक में वर्णन है। प्रथम सेकंड खंड जो है उसमें इसका वर्णन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास
ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट जो है वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आपको स्टेटमेंट को बहुत, आप चाहो तो इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में लिख सकते हो स्टेटमेंट को, क्योंकि स्टेटमेंट को हमें अगर नहीं पता है तो हम उस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे। फिर भी थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि अगर बिल्कुल भी नहीं पता हो हमें तो हम क्वेश्चन को कैसे देख सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं, क्योंकि नेट का जो एग्ज़ाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो हम एक रिस्क है वो ले सकते हैं इसमें। तो ऐसा ही एक अपन ने पहले भी एक कथन देखा था, स्टेटमेंट देखा था, तो पढ़ते हैं इस स्टेटमेंट को। इतिहास एक दूसरे के बाद होने वाली परिघटनाओं की रपट है, जबकि और समय से संबंधित है। इतिहास जो है वो समय से संबंधित है, जबकि भूगोल दिक् स्थान मतलब स्पेस में होने वाली, परस्पर होने वाली परिघटनाओं की रिपोर्ट है। भूगोल को इन्होंने स्थान से जोड़ा है, जबकि इतिहास को इन्होंने समय से जोड़ा है। तो अगर थोड़ा सा भी याद हो तो इतिहास को क्रोनोलॉजी और भूगोल को कोरोलॉजी कहा था, ये अपन ने नोट्स में पढ़ा था। कोरोलॉजी कहा था भूगोल को, और क्रोनोलॉजी जो है वो कहा था इतिहास को। डायरेक्ट क्वेश्चन अपन ने नेट में लिया था, जो अपने नोट्स हैं उनमें लिया था, और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, यूजीसी नेट ने पूछा हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये किसका हो जाएगा, कांट का कथन है ये, कोरोलॉजी और क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट ऐसा ही एक कथन हमने हेरोडोटस का भी पढ़ा था, वो भी आगे क्वेश्चन है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो कंसेप्ट का भी क्वेश्चन आगे आ जाएगा। तो ये कथन है कांट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करने वाला है कि कौन सा असुमेलित है, ये आपको बताना है। कार्ल रिटर जो है, कार्ल रिटर, और ये हमने अच्छे से पढ़े थे, और कार्ल रिटर ने टेरेस्ट्रियल होल पे काम किया है। समग्रता का जो कंसेप्ट है, पार्थिव समग्रता बोल सकते हैं या संपूर्णता बोल सकते हैं, समग्रता पे काम किया है। हेटनर ने एरियल डिफरेंशिएशन पे काम किया, अभी हमने देखा था नोट्स में। और 1925 में कार्ल ओसावर आएंगे इसके बाद, और इसके बाद जो हार्टशॉन है वो भी आएंगे। तो इसमें देखते हैं, रिच्थोपेन ने सोशल डिटर्मिनिज्म पर काम नहीं किया है, सोशल डिटर्मिनिज्म पर काम किया है रेटजेल ने। सामाजिक डार्विनवाद पर काम किया है रेटजेल ने। रेटजेल जो है वो डार्विन के विचारों से प्रभावित थे, और इन्होंने जो राज्य है उसकी तुलना जीव से करी है, तो आप इसको ध्यान में रखना। रिच्थोपेन ने प्रादेशिक भूगोलवेत्ता थे रिच्थोपेन, और लोएस प्रांत है जो चीन का, उस पर इन्होंने अध्ययन किया था, और ये वाला असुमेलित हो जाएगा। सोशल डिटर्मिनिज्म रेटजेल का है, और टेरेस्ट्रियल होल है, जैविक और अजैविक घटकों की समग्रता है, वो है कार्ल रिटर ने बताया था। तो इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा, सोशल डिटर्मिनिज्म जो है वो रेटजेल की है। नेक्स्ट देखते हैं अपने, निम्न में से कौन प्रादेशिक पारिस्थितिकी विज्ञानी है, रीजनल इकोलॉजिस्ट कौन है, वो आपको बताना है। तो आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शन बता सकते हो, कौन सा आंसर आएगा इसका। ये डायरेक्ट अपने नोट्स का क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं, हेटनर की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, यहाँ पे एरियल डिफरेंशिएशन शब्द दिया था, और हेटनर जो थे वो स्ट्रैबो के मत के समर्थक थे, यूनिकनेस, थ्योरी ऑफ यूनिकनेस दी थी इन्होंने। कार्ल ट्रोल हैं जो हमने पढ़ा था, कार्ल ट्रोल जो है वो रीजनल इकोलॉजिस्ट थे, और एंडीज जो पर्वत है उन पर इनका रिसर्च वर्क है, एंडीज पर्वत जो है उस पर इनका रिसर्च वर्क है। और ये हम्बोल्ट का जो वर्क था उससे आगे इन्होंने वर्क किया है, हम्बोल्ट से आगे। और इनका सभ्यता जो है पेरू देश में जो इनका सभ्यता है एंडीज पर्वत में, तो इनका सभ्यता पे इनका रिसर्च वर्क है। नेक्स्ट है एच बेरोज, इनको आपने आगे पढ़ेंगे, ये मानव पारिस्थितिकी हैं, इन पे इन्होंने काम किया था। और मानव भूगोल, मानव पारिस्थितिकी है, ऐसा स्टेटमेंट इनका बहुत बार आता है। नेक्स्ट है हटिंगटन जो है वो है जलवायु नियतिवादी, तो ये भी अपन आगे पढ़ेंगे। जलवायु नियतिवाद का जो कंसेप्ट पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हटिंगटन जो है वो जलवायु नियतिवादी थे। सैंपल को भी पढ़ेंगे इस वाले में, हम चैप्टर में नियतिवाद वाले में, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल ट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11,
निम्न में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। यूनिटी ऑफ नेचर जो है वो हम्बोल्ट की, यूनिटी इन डाइवर्सिटी रेटर की, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कंसेप्ट है वो रेटजेल का, और पार्थिव संपूर्णता है वो अरिस्टोफेन का। एक बार फिर से देखते हैं इसको। यूनिटी ऑफ नेचर या यूनिटी इन मल्टीप्लिसिटी, यूनिटी इन मल्टीप्लिसिटी ये कंसेप्ट था हम्बोल्ट का, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं, ये रिटर का भी है और विडाल डी लाब्लांस पढ़ेंगे अपन फ्रांस में, फ्रांसीसी जो स्कूल ऑफ थॉट पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे, तो ये विडाल डी लाब्लांस का भी ऐसा कंसेप्ट आएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राज्य की तुलना जीव से करी, तो ये रेटजेल का है, ये सही है। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी ये रिटर का है, बहुत बार इसको देख चुके हैं अपन। पार्थिव संपूर्णता है वो अरिस्टोफेन का नहीं है। पार्थिव संपूर्णता टेरेस्ट्रियल होल है वो ब्लास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा है कि आपको सब क्वेश्चंस लेवल भी अच्छा लग रहा होगा और आप इनको अटेम्प्ट भी कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मानव समुदायों को अपनी विशेष पर्यावरण में अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसी भांति संघर्ष करना चाहिए जैसे पेड़ पौधे व जीव जंतु करते हैं। तो ये कथन किसका होना चाहिए? ये कथन डार्विनिज्म जो है कंसेप्ट उसका समर्थन करता हुआ कंसेप्ट है ये, और जो रेटजेल है वो डार्विन के पक्षधर थे, विचारों से प्रभावित थे, तो ये सामाजिक डार्विनिज्म का कंसेप्ट आ जाएगा। और टेलियोलॉजिक जो अप्रोच है वो नहीं होती। टेलियोलॉजिक अप्रोच है वो ईश्वर को साक्ष्य पाना या फिर जो प्रकृति है उसमें एक नियम निर्धारक का योगदान या फिर उसी उद्देश्य से उसकी स्टडी करना, वो उद्देश्यवादी विचार होता है। प्रयोजनवादी भी कह सकते हैं इसको। सृजाम हंगम या जूसाइम मैन हैंगिंग टुगेदर, घटनाएं जो है वो परस्पर संबंधित है, न कि उनमें इंटरलिंकेज है वो पाया जाता है। हैंगिंग टुगेदर ये हम्बोल्ट का कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है हैंगिंग टुगेदर। और सुजाम हैंग नहीं हो सकता। सामाजिक डार्विनवाद इसका आंसर हो जाएगा। और भू राजनीति जो है वो शब्द दिया था के जेलन ने, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था लास्ट जो एग्जाम हुआ था दिसंबर वाला, उसमें के जेलन ने शब्द दिया था। इसको भी आगे हम पढ़ेंगे। और भू राजनीति पर बहुत सारे वैज्ञानिक आएंगे, उन पर अपन बात करेंगे। मैकिंडर और स्पाइकमैन का जो रिमलैंड थ्योरी आएगा। इस प्रकार से जियोपॉलिटिक्स, जब अपन पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें जियोपॉलिटिक्स जो कंसेप्ट है उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक डार्विनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? आपका टाइम खत्म होता है, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। जैविक समग्रता एज एन ऑर्गेनिक होल। नेक्स्ट है भूदृश्यों का स्थानिक अध्ययन ऑन द स्पॉट स्टडी। नेक्स्ट है राज्य का जैविक विकास, टेरेस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ स्टेट और विश्व के वृहत भाग। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि करके। जैविक समग्रता है जो एज एन ऑर्गेनिक होल, पृथ्वी जो है उसका एक समग्रता के रूप में अध्ययन करना, जो भी घटक हैं ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक उनका कंप्लीट एक स्टडी करना, पृथ्वी का मानव निवास के रूप में अध्ययन करना, ये सारे जो विचारधाराएं हैं ये हम्बोल्ट की विचारधारा है। मानव निवास के रूप में पृथ्वी तल का अध्ययन करना। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको नोट्स में जाके फिर से टैली कर सकते हैं और क्वेश्चंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट है भूदृश्यों का स्थानिक अध्ययन। भूदृश्यों का स्थानिक अध्ययन जो है ऑन द स्पॉट स्टडी है, ये कथन है रीटर का। तो यहाँ आंसर लिख दिया था, जबकि इसमें जोड़ा गलत है, तो ये इमैनुअल कांट ने नहीं कहा था, रीटर ने कहा था। तो आप इसको करेक्ट कर लेना, इमैनुअल कांट का नहीं है, ये रीटर का है। यहाँ आंसर लिख दिया गया है भूल से। तो रीटर का ये कथन है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें किसी प्रदेश के बारे में जानकारी लेनी है तो हमें उस प्रदेश में जाकर वहाँ उसका अध्ययन करना चाहिए, न कि कमरे में बैठे बैठे ही उसका अध्ययन करें, उसके बारे में पढ़ ले। नहीं, फील्ड वर्क जो है उस पर इन्होंने काफ़ी जोर दिया था। और ये खुद आर्म चेयर ज्योग्राफर थे, पर इनका मानना था कि भूगोल कमरे में बैठकर पढ़ने का विज्ञान नहीं है, फील्ड वर्क जो है वो बहुत एसेंशियल है, ऐसा कार्ल रीटर जो है उनका मानना था। इमैनुअल कांट है वो भी आर्म चेयर ज्योग्राफर थे और ये
बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनका योगदान पढ़ा था हमने, जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, इनका वायव्य राशि परिकल्पना वो भी हमने उस टाइम देखी थी। तो इनका भी दार्शनिक थे ये बेसिकली, तो इनका योगदान था। पर यहाँ जो कथन है ऑन द स्पॉट स्टडी है वो रिटर का है, न कि इमैनुअल कांट का। रिटर ने यहाँ तक कहा था कि जो पृथ्वी है उसके नियमों के बारे में स्वयं पृथ्वी से पूछताछ करनी चाहिए, यानी कि वहाँ जाकर अध्ययन करना चाहिए, और वो जो नियम है वो किसी व्यवस्था के अंतर्गत है तो उसके कुछ न कुछ व्यवस्थित क्रमबद्ध नियम भी होंगे। आपको ये समझ में आ रहा होगा, भूदृश्यों का स्थानिक अध्ययन या पृथ्वी के नियमों के बारे में स्वयं पृथ्वी से पूछताछ करनी चाहिए, ये भी कथन रिटर का है, तो ये भी आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य का जैविक विकास, टेरेस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ स्टेट, ये रेटजेल की है, सही है ये कथन। और विश्व का जो कई भागों में बांटा था वो था अरिस्थोपेन ने, और अरिस्थोपेन ने एक बुक लिखी थी उसमें भी 7 प्रजातियां बताई थी। और जो विश्व के वृहत भाग हैं, अर्डटेल जो है ये शब्द दिया था इन्होंने, वृहत भाग मेसो स्तर के बताए थे, माइक्रो स्तर के बताए थे, और नैनो स्तर के भी बताए थे। ओर्लिंगस्टेन या इलाका जो है वो नैनो स्तर, सबसे छोटा स्तर बताया था। तो अगर आपको फिर भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप देख सकते हैं एक बार। नेक्स्ट देखते हैं अपन 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन है, पदार्थों की तार्किक एवं भौतिक वर्गीकरण द लॉजिकल एंड फिजिकल क्लासिफिकेशन किसने दिया। सबसे पहले जब हमने पढ़ा था एनलाइटमेंट एज पढ़ी थी, जो पुनर्जागरण काल पढ़ा था, खोजों के काल के बाद पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल में हम मोस्ट ऑफ जो हैं जोग्राफर्स पढ़े थे वो हमने पढ़े थे, जर्मन पढ़े थे, पीटर एपियन, क्लीवर या क्लूवेरियस, वारेनियस, इमैनुअल कांट, तो ये उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। और इनका जो 1800 से जो 1800 ये 17वीं शताब्दी के ये थे जोग्राफर थे। 1650 में इनका निधन हो गया था। 1650 में वारेनियस का 28 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। और वारेनियस जो है इन्होंने क्या किया था, क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल, दो इन्होंने भूगोल में द्विभागीकरण या डिक्टोमी है उसकी नींव डाली थी वारेनियस ने। तो वारेनियस को फिर आगे डिटेल स्टडी कर सकते हैं अपन। इमैनुअल कांट के बारे में पढ़ते हैं। इमैनुअल कांट जो है उन्होंने बताया था, इमैनुअल तर्क के आधार पर ज्ञान का क्लासिफिकेशन किया था, तर्क के आधार पर। और इन्होंने बताया कि तर्क के आधार पर कोई भी विज्ञान है उसको वो तर्क के आधार पर खरा उतरना चाहिए, तभी वो विज्ञान है। तो पदार्थों के तार्किक एवं भौतिक वर्गीकरण का प्रस्तुत जो सर्वप्रथम किया था वो किया था इमैनुअल कांट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, कॉस्मोग्राफी शब्द की रचना किसने की। तो आप टाइम ले सकते हैं, पॉज करके आंसर दे सकते हैं। कॉस्मोग्राफी जो शब्द है उसकी रचना हम्बोल्ट ने की थी। हम्बोल्ट ने कॉस्मोग्राफी और यूरेनोग्राफी दो भागों में विभक्त किया था। यूरेनोग्राफी या कोरोग्राफी और कॉस्मोग्राफी दो बताए थे इन्होंने। और कांट जो है उन्होंने क्रोनोलॉजी और कोरोलॉजी दो शब्द बताए थे। टोलेमी जो है वो उनकी बुक है एल्माजेस्ट, एनेलिमा, ये वाली बुक्स हैं इनकी। और इनका जो योगदान था वो मानचित्रकार थे, ये एल्माजेस्ट मानचित्रकार थे टोलेमी, और ये रोमन जोग्राफर थे। और इनकी बुक है, इन्होंने द कैटलॉग ऑफ स्टार्स है वो लिखी थी, हिपार्कस के काम को आगे बढ़ाया था। तो ये सारी बातें आपको एक रिवीजन कराने के लिए टेस्ट के थ्रू ये ऑप्शंस जो हैं वो एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। नेक्स्ट स्ट्रैबो जो है उन्होंने कोरोलॉजी साइंस कहा था, और क्षेत्रवर्णी जो निबंध हैं उनकी शुरुआत की थी स्ट्रैबो ने। स्ट्रैबो जो थे रोमन होते हुए भी इनके जो ग्रंथ हैं वो ग्रीक में लिखे गए थे, ग्रीक लैंग्वेज में लिखे गए थे। और ज्योग्राफिका इनकी बुक थी, ज्योग्राफिका। इससे पहले इरेटोस्नीज की भी बुक पढ़ी थी हमने ज्योग्राफिका, और कितने खंडों में लिखी है ये, किस प्रकार से उसकी किन किन खंडों में वर्णन है वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। तो आपकी नॉलेज इससे पता चलता है कि हाँ आप क्वेश्चन को रिलेट कर पा रहे हैं क्या, टॉपिक को जो हमने पढ़ा है उसको अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसका आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हमबोल्ट हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान है, यह कथन किसका है? भूगोल क्षेत्र विवरणी विज्ञान है, तो आप टाइम लीजिए और बताइए। ऑप्शन चेक करते हैं अपन। ए है रेटजेल, जिनको मानव व राजनीतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। बी है हमबोल्ट, प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोलवेता थे हमबोल्ट, और क्रमबद्ध भूगोलवेता थे। आगमनात्मक इनकी अप्रोच थी, आगमनात्मक, और एम्पेरिकल ज्योग्राफर थे ये, आगमनात्मक अप्रोच थी, इंडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव अप्रोच थी, और एम्पेरिकल ज्योग्राफर थे। इससे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा जो ज्योग्राफर है उसकी अप्रोच है वो इंडक्टिव है, ऑप्शन में आ सकता है, 4 ज्योग्राफर्स के नाम आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हेटनर। हेटनर जो है उन्होंने कोरोलॉजी साइंस कहा था, एरियल डिफरेंशिएशन कहा था, और यूनिकनेस बताई थी प्रदेश की, और इन्होंने ये भी कहा था कि जो ज्योग्राफी है उसकी जो यूनिटी है वो इन मेथड्स, ये मेथडोलॉजिस्ट थे, अग्रणी रीति विधायक थे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भूगोल को पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान किसने कहा था? हेटनर ने। ये भी अपन ने डायरेक्ट क्वेश्चन देखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है अपने। और जो ग्रिफिथ टेलर है वो 19वीं सदी के महत्वपूर्ण भूगोलवेता हैं। स्टॉप एंड गो इनका कंसेप्ट है, स्टॉप एंड गो, और नवनीतिवाद भी जिसको बोल सकते हैं, स्टॉप एंड गो इनका कंसेप्ट है। इसको भी अपन आगे पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो पढ़ेंगे, विचारधाराएं जो पढ़ेंगे, उसमें अपन ग्रिफिथ टेलर को पढ़ेंगे। तो इसका आंसर आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 16 गायब है यहाँ से। 17 देखते हैं। भौगोलिक लेखों में या कृतियों में दार्शनिक दृष्टिकोण सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ये डायरेक्ट पूछ रहा है कि इनमें से कौन फिलोसोफर है, और तो देखते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। कार्ल रिटर है, ये भी दार्शनिक थे, और ये 18वीं सदी के बोल सकते हैं, 18वीं-19वीं शताब्दी हैं उसके हैं हमबोल्ट और रिटर। हमबोल्ट जो थे वो दार्शनिक दृष्टिकोण नहीं थे, अज्ञेयवादी थे, एम्पेरिकल ज्योग्राफर थे। और नेक्स्ट हैं वोरेनियस थे, वो भी दार्शनिक दृष्टिकोण के नहीं थे। ई कांट है या इमैनुअल कांट जो है वो सर्वप्रथम जो दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था वो है इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, हमने पहले भी पढ़ा था, उनके बहुत सारे क्षेत्रों में योगदान है। और ये जो है अपने काल के जो पुनर्जागरण काल है उसमें ये इनका जो काल है वोरेनियस और इमैनुअल कांट का, वो भूगोल का क्लासिकल पीरियड कहा जा सकता है या चिर सम्मत काल कहा जा सकता है, उसको क्लासिकल पीरियड कहा जा सकता है। और ये पुनर्जागरण काल के ज्योग्राफर थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। समस्त इतिहास का अध्ययन भौगोलिक दृष्टि से तथा समस्त भूगोल का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से किया जाना चाहिए। ये क्वेश्चन अपन ने यहाँ क्यों लिया है कि आप उस क्वेश्चन से मिक्सअप नहीं कर पाओ और अच्छे से इसको देख पाओ यहाँ, इसलिए ये यहाँ लिया है। समस्त इतिहास का अध्ययन भौगोलिक दृष्टि से और भूगोल का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टि से किया जाना चाहिए। ये आपने जो यूनानी जो विद्वान पढ़े थे उनमें ये कथन पढ़ा था, नोट्स में भी लिखाया था। तो इसको चेक करते हैं ऑप्शंस को। इमैनुअल कांट ने नहीं कहा था, इमैनुअल कांट ने कोरोलॉजी और क्रोनोलॉजी में बताया था, डिफरेंस बताया था, और हेरोडोटस ने ये कथन कहा था। कार्ल रिटर ने भी नहीं कहा था, और स्ट्रैबो ने भी नहीं कहा था। स्ट्रैबो ने भी जो प्रादेशिक जो भूगोल है उस पर बल दिया था, और जो मानव है उसको भी प्रादेशिक भूगोल है उसको मानव के लिए किस प्रकार से उपयोगी बनाया जाए उसमें इनका वर्णन था। तो आपको समझ में आया होगा, ये कथन है हेरोडोटस का। डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 19th जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है, कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही होंगे। चेक करते हैं ऑप्शंस को। 19th में ए ऑप्शन है, अपने सभी भौगोलिक अध्ययनों में रिटर ने ईश्वरीय इच्छा को साक्षी पाया। ब है, रिटर द्वारा संपूर्ण किए गए अर्धकुंडे के सभी खंडों में अफ्रीका तथा
एशिया का भाग अंतर्विष्ट है। और सही ऑप्शन है, हमबोल्ट के समान रिटर का महान कार्य भी मुख्यतः उसके स्वयं के परीक्षण के आधार पर संग्रहित हुआ है। तो आपको ये बताना है कि इनमें कौन कौन से राइट हैं, कौन से ऑप्शन रॉन्ग है। सही बताने हैं आपको, सही छांटते हैं अपन इसमें। भौगोलिक अध्ययनों में रिटर ने ईश्वरीय इच्छा को साक्षी पाया, ये हमने बहुत बार पढ़ लिया। ये टेलियोलॉजी अप्रोच जो है उसके समर्थक थे, टेलियोलॉजिस्ट थे, ये टेलियोलॉजिस्ट थे, ईश्वरवादी थे और प्रयोजनवादी भूगोलवेता थे ये। और रिटर जो है उन्होंने अर्धकुंडे पृथ्वी का विज्ञान जो लिखा ग्रंथ, उसमें एक भाग में अफ्रीका और दूसरे भाग में एशिया का वर्णन किया, और वो यूरोप का वर्णन नहीं कर पाए थे। ये भी हमने उस टाइम पढ़ा था कि यूरोप पर ये कार्य नहीं कर पाए थे। ये भी कथन सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हमबोल्ट के समान रिटर का कार्य भी मुख्यतः उसके स्वयं के परीक्षण के आधार पर संग्रहित हुआ है। तो ये हमने बहुत बार पढ़ लिया कि जो प्रथम जो आर्मचेयर हैं वो थे, फर्स्ट जो आर्मचेयर हैं वो है कांट, और द्वितीय जो आर्मचेयर ज्योग्राफर हैं वो रिटर हैं। द्वितीय जो हैं वो कौन है, रिटर। तो ये आर्मचेयर ज्योग्राफर थे, तो इनका खुद का फील्ड वर्क नहीं किया हुआ था। जो शुरुआत में जो इन्होंने कार्य किए थे वो इन्होंने फील्ड वर्क किए थे, लेकिन बाद में ये आर्मचेयर ज्योग्राफर बन गए थे। और हमने उस टाइम ये भी पढ़ा था कि बर्लिन में इनके पास ये प्रथम जो प्रोफेसर बनाए गए थे, वो सोसाइटी बर्लिन सोसाइटी ऑफ ज्योग्राफी की भी इन्होंने स्थापना करी थी उस टाइम। तो इनके पास अकादमिक पद भी था, हमबोल्ट के पास अकादमिक पद नहीं था, और उनके कोई अकादमिक अनुयायी भी नहीं थे। ये भी हमने उस टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन देखा था। और इनके जो समर्थक हैं वो भी हमने देखे थे, अनुयायी भी देखे थे। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इनका क्या था, बर्लिन में ये प्रोफेसर रहे थे, और प्रथम जो प्रोफेसर नियुक्त किए गए थे 1807 में हमबोल्ट और रिटर मिले थे। 30 साल तक ये एक ही शहर में रहे थे, एक साथ इन्होंने काम किया था। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। हमने ए और बे को सही किया है, तो इसमें आ जाएगा ए और बे, इसमें सही हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। हमबोल्ट और रिटर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमबोल्ट और रिटर जो हैं 1859 में इनकी मृत्यु हो गई थी, 1859 में। तब तक इनसे बहुत लोग प्रभावित हुए थे। इसके बाद जो है वो डार्विन का प्रभाव छा गया था। डार्विन की जो विचारधारा है वो भूगोलविदों के मन मस्तिष्क पर छा गई थी, और ये जो भूगोल है इसको पृष्ठभूमि में धकेल दिया गया था। और एक हमने उस टाइम ये भी पढ़ा था कि जो रिटर और हमबोल्ट दोनों मिलकर भी भूगोल को एक मेन स्ट्रीम में नहीं ला पाए थे, एक विशिष्ट कोटि का विज्ञान उसको नहीं बना पाए थे। ये कंसेप्ट भी हमने पढ़ा था। और भूगोल उस टाइम तक मतलब इतने अधिक योगदान के बावजूद, इतने अच्छे काम के बाद भी हमबोल्ट और रिटर जो हैं वो भूगोल को विशिष्ट विज्ञान की कोटि में नहीं ला पाए थे। और इन भूगोल का अध्ययन कभी सामाजिक जो विज्ञान है उसके अंतर्गत या कभी प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता था। और जो सोसाइटीज़ बनाई गई थी वो इनको फंड करती थी, भूगोल के जो उन्नति हो उसके लिए फंड करती थी। तो आपको समझ में आ गया होगा रिटर के बारे में जो दो कथन थे, ए और बे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से सही कथन है, सही कथन छांटना है अपने को। और कथन क्या है, वोरेनियस के बारे में कथन है। तो वोरेनियस का नाम आते ही आपको पता होना चाहिए कि वोरेनियस पुनर्जागरण से संबंधित है, पुनर्जागरण काल से संबंधित है, और जर्मन ज्योग्राफर हैं। और इनका जो योगदान है वो भूगोल में द्विभागीकरण की नींव डाली थी इन्होंने। डिक्टोमी एक स्थापित करी थी इन्होंने, डिक्टोमी। तो द्विभागीकरण क्या होता है ये भी हमने पढ़ा था। सामान्य और विशिष्ट भूगोल बताया था इन्होंने, सामान्य और विशिष्ट भूगोल। इन्होंने तो सामान्य और विशिष्ट नहीं कहे थे, जर्मन जो ज्योग्राफर हैं इन्होंने सामान्य और विशिष्ट कहे थे। जर्मन जो ज्योग्राफर हैं उन्होंने फिर इसको आगे बताया था कि ये क्रमबद्ध होता है, क्रमबद्ध इसके नियम होते हैं वैज्ञानिक, और विशिष्ट जो है वो प्रादेशिक भूगोल है। तो इन्होंने क्या किया था ये हम देख लिया है हमने, यहाँ पे डिक्टोमी की थी। और जो विशिष्ट भूगोल है वो क्या था, प्रादेशिक भूगोल था। और क्रमबद्ध जो भूगोल है वो क्या था, सामान्य भूगोल था। आनुभाविक एम्पेरिकल ज्योग्राफर नहीं थे ये, और उद्देश्यवादी भी ये नहीं थे। तो वोरेनियस का जो वर्क है वो
हमने देख लिया डिक्टोमी इन्होंने स्थापित करी थी। और सामान्य और क्रमबद्ध इसमें जो खगोल जो है, जो गणितीय भूगोल है, पृथ्वी के जो नियमों का अध्ययन है वो होना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। और विशिष्ट जो भूगोल है वो मानव भूगोल भी कह सकते हैं, मानव से संबंधित जो भी घटक हैं उनका अध्ययन किस में होना चाहिए, विशिष्ट भूगोल में होना चाहिए। तो वोरेनियस का महत्वपूर्ण योगदान था। और 28 वर्ष इनका जीवन काल था, वो अधिक नहीं था, 28 वर्ष तक की आयु में इनका निधन हो गया था। और इन्होंने क्रमबद्ध भूगोल पे तो अधिक वर्क किया था, प्रादेशिक भूगोल पे अधिक वर्क इनका नहीं है। तो आगे इन्होंने जो एक द्विभागीकरण की नींव डाली, तो जो जर्मन ज्योग्राफर थे उन्होंने फिर इसका क्रमबद्ध और प्रादेशिक इसको और जनरलाइज वे में इसको प्रस्तुत किया। तो आज की क्लास में अपन ने 20 जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस किए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये, और जो परीक्षा हुई है पहले की उनमें पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो आप बता सकते हैं आपको कैसे लगे, क्वेश्चंस का लेवल कैसा था, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बता सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। और अगर इनमें कुछ डाउट है आपको तो आप नोट्स में जाके देख सकते हैं क्वेश्चंस को, और फिर भी अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स में डाल सकते हो। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे जो फ्रांसीसी स्कूल है, फ्रांसीसी संप्रदाय है, उसको पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आपका दिन शुभ हो।